थोड़ा इसको क्लियर करने के लिए इस डायग्राम को भी देख लें बाबा। एक्टिव इम्यूनिटी देखोगे तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ये इसको कहोगे एंटीजन बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। और वो किस तरह बनेगी एंटीबॉडीज़, एक नेचुरल कैसे कोई पैथोजन एंटर हो गया और ख़ुद के बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पांस दे। अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम रिस्पांस नहीं देता तो क्या करते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं। और इंजेक्शन के ज़रिए एंटीजन देकर, क्या कहेंगे, इंजेक्शन के ज़रिए एंटीजन देकर रिस्पांस लिया जाए तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव में देखो क्या होता है, पैसिव में देखोगे तो पैसिव के अंदर ये एंटीबॉडी ही ली जाती है, मगर मैटरनल, मदर बेबी को देती है। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के ज़रिए। किसके थ्रू, कोलोस्ट्रम के ज़रिए देती है, ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए। और अगर आर्टिफिशियल हो तो दोबारा वही वैक्सीन इंजेक्शन, मगर इस इंजेक्शन में एंटीजन होती है और इस इंजेक्शन में एंटीबॉडीज़ होती है। अगर एंटीबॉडी यानी ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड एक पर्सन हो जिसकी एंटीबॉडीज़ निकाल कर जो है वो इम्यूनाइज्ड पर्सन को दी जाए तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। मगर किसी भी इंसान को इनएक्टिव एंटीजन देने को वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसके बाद ये एंटीबॉडी बनती है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, इसको थोड़ा देखना, समझना, पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद होती है बाबा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है। इम्यूनाइजेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर इन 1795। इम्यूनाइजेशन ये जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, जिसमें इम्यूनाइजेशन इज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़ कैरीड बाय द वैक्सीनेशन प्रोसेस। वैक्सीन करना सबसे पहले एडवर्ड जेनर का काम था। थ्रू वैक्सीनेशन प्रोसेस many dangerous disease have been controlled such as diphtheria, measles, polio, smallpox and hepatitis। इन तमाम बीमारी को कंट्रोल किया गया है इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। देखो डू यू नो इन 1870 लुईस पास्चर इन्वेंटेड अ वैक्सीन फॉर द रेबीज एंड टेस्टेड ऑन अ बॉय हु वाज बिटन बाय द रेबिड डॉग। सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने रेबिड डॉग के ज़रिए एक बच्चों को इन्फेक्टेड जब किया गया तो उसके खिलाफ उसने सबसे पहली वैक्सीन पैदा की, जिसको रेबीज़ की वैक्सीन कहते हैं। लास्ट में देखो बाबा, ये दोनों को समराइज़ करके पेश किया गया है कि जब आप देखोगे कि ये इनेट है और ये एडाप्टिव है। इनेट इम्यूनिटी में आप देखोगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जिसको हम कहते हैं स्किन होते हैं, हेयर होते हैं, म्यूकस। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आप फेगोसाइटिक फंक्शन पढ़ते हो, जिसके ज़रिए इंटरनल डिफेंस होता है। मास्ट सेल जो बेसोफिल होता है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देंगे। नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती है, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। उसमें फेगोसाइटिक सेल कौन से बाबा, आपने मोनोसाइट पढ़ा था, आपने न्यूट्रोफिल पढ़ा है और आपने मैक्रोफेगस पढ़ा है। ये सारे सेल मिलकर क्या करते हैं, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जब आप एडाप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करते हो तो इसके अंदर टी लिम्फोसाइट, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल एंड बी लिम्फोसाइट। और ये आपने देखा है कि टी लिम्फो, जैसे हम कहते हैं कि ये जो टी लिम्फोसाइट और टी इफेक्टर सेल्स होते हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि ये बी लिम्फोसाइट जो है वो बी इफेक्टर सेल्स पैदा करते हैं। इन दोनों में मेमोरी सेल होते हैं और इसके अलावा इनों के अंदर इफेक्टर सेल्स होंगे जो पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ काम करते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया के लिए और दूसरे वायरस के लिए। बी सेल बैक्टीरिया के लिए, टी सेल वायरस, पैरासाइट और फंगस सेल के लिए काम करता है। थैंक्स डियर स्टूडेंट। बाबा ये पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम क्लियर हो गया, यानी हमारी फर्स्ट ईयर अभी क्लियर हो गई। फर्स्ट ईयर की ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट टॉपिक जो इम्यून सिस्टम था, और इम्यून सिस्टम में सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो अभी हमने एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में पढ़ी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में पढ़ी। आप थोड़ा बाबा इसको पढ़ना, इसको बार बार गौर से सुनना। जितना इसको पढ़ोगे समझोगे तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा आसान लगेगा। और फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन हो, ना समझ में आता हो, तो बगैर किसी परेशानी के आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।